आज मैं आपको एक नए सिद्धांत से कुंडली देखना सिखा रहा हूँ। इसमें आप पाराशर शास्त्र को और समुद्र शास्त्र को आपको जोड़ना नहीं है। पाराशर शास्त्र के अंतर्गत पहले भाव को लग्न माना जाता है और हमारे सिद्धांत में जो सातवां घर होता है हम उसको लग्न मानते हैं। हमारे सिद्धांत के अनुसार आपके पास सिर्फ 3 नियम रहते हैं। 3 नियम कह लीजिए या 3 भाव कह लीजिए जो कुंडली में सबसे मेन होते हैं। एक होता है सातवां घर जिसको अपन लग्न मानते हैं। एक होता है दूसरा घर जो कि धन का, वाणी का, कुटुंब का होता है। पाराशर शास्त्र में भी इसको धन का, वाणी का और कुटुंब का ही बताया गया है। 9वां घर भाग्य का होता है, अपने कर्मों का होता है, अपने पिता का होता है और पिता तुल्य जितने भी व्यक्ति हैं बुजुर्ग उनका होता है। और देखा जाए तो बुजुर्गों के आशीर्वाद का भी होता है। अब हमें सिर्फ लग्न भाव में देखना है, मतलब जो सातवां घर है उसको लग्न मान करके देखना है कि उसमें कौन सी राशि है, उस राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा है या वो जगह खाली है। अगर उसमें अगर कोई राशि है और वो उसमें कोई ग्रह नहीं है, मतलब वो खाली है, तो उस राशि का जो भी स्वामी बनता है 1 से लेकर 9 तक में, जिसमें पहला होता है 1 नंबर वो सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर बृहस्पति का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, 6 नंबर शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है। अब इन 1 से लेकर के 9 तक में, जैसे मान लो आपकी कुंडली में 11 नंबर की राशि दिखी है तो 11 का मतलब क्या हुआ? 2। 2 नंबर का स्वामी कौन बनेगा? आपका चंद्रमा बनेगा। ये नहीं कि 11 नंबर की कुंभ राशि तो उसका स्वामी शनि बना दिया, है ना। 12 नंबर है तो उसका 12 का टोटल करेंगे तो आ गया 3। 3 का मतलब हो गया बृहस्पति। ठीक है, बाकी 1 से 9 तक सेम चलेंगे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके 12 नंबर पे मंगल अस्त होकर के बैठा हुआ है 7वें घर में, जो कि आपका लग्न है। तो आपका जो पराक्रम होगा ना वो औरों के पराक्रम से धीमा होगा। ठीक है, और जहाँ पे इंसान सोचना बंद कर देता है ना, वहाँ से आप सोचना चालू करेंगे। मतलब जहाँ पे इंसानों का अंत है वहाँ से आपका प्रारंभ होता है। ठीक है, मंगल अस्त होना कोई बड़ी वो नहीं है, बड़ी बात है। कहते हैं ना मंगल की मंगलिक से ही शादी होनी चाहिए, ये सब भ्रम की बातें, मिथ्या की बातें हैं, एक तरह का व्यापार है। ठीक है, मान लीजिए किसी के कुंडली में लड़का मांगलिक है, ठीक है, तो वो ज्योतिष के पास जाएगा कुंडली मिलान कराने के लिए। ज्योतिष उसको महंगे महंगे उपाय बताएगा, है ना। लेकिन उपाय करने से क्या वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा? वो मंगल अस्त है वहाँ पे, वो क्या अस्त से निकल के बाहर आ जाएगा या मंगल उस घर को छोड़ करके आगे चला जाएगा? ये तीनों चीज़ें ही नहीं होने वाली है। मंगल जहाँ बैठा है वहीं रहेगा, मंगल अस्त है अस्त ही रहेगा, जीवन भर अस्त का ही प्रभाव दिखाने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि मंगलिक लड़के को मंगलिक लड़की से शादी करनी चाहिए, ये सब भ्रम है। मेरे पास ऐसी हजारों कुंडली आती है जिसमें लड़का मंगल मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक है तो लड़का मांगलिक नहीं है। ठीक है, अगर दोनों ही मांगलिक होंगे और दोनों में ही दोष उत्पन्न हो जाएगा, मान लीजिए एक का मांगलिक है और उसमें मंगल अस्त है लग्न में ही, और दूसरी कुंडली में मांगलिक है लेकिन मंगल अस्त नहीं है, तो ऐसे में घर टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो गुस्सा होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अलगाव पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि एक का मंगल अस्त है और एक का मंगल अस्त नहीं है। तो जिसका मंगल अस्त नहीं है उसकी सोच जहाँ खत्म होगी ना, वहाँ पे उस मंगल अस्त वाले की सोच चालू होगी। तो ऐसे में अलगाव पैदा होना 100% तय है। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मांगलिक नाम की कोई चीज़ होती है, हमारी पद्धति में मांगलिक के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप अपनी कुंडली पे एक बार ट्राई करके देखिए, ये जो हमारा जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। आप पराशर ज्योतिष के हिसाब से चलोगे, पहले भाव को लग्न मान करके,
तो आपको 2-3 चीज़ें ही समझ में आएगी, उसके बाद समझ में ही नहीं आएगी। और आप 7वें घर को लग्न मान के चलोगे तो आप खुद की कुंडली खुद ही सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की तकलीफ़ है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आप अपनी समस्या या आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो आप पूछना चाहते हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख लीजिए, 7615076110। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर 7615076110। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पाराशर ज्योतिष है और जो आजकल के जो ज्योतिष है, जो पुरानी चीज़ों को घिसते हैं, तोते की तरह रखते हैं। जो पुराने समय में जो साधु संत जो विद्वान हुआ करते थे, उस समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको एक-एक जातक की कुंडली को देख कर के उनके लिए गणना करना इतना आसान नहीं था। उनको कैलकुलेशन करने के लिए पन्ने भरने पड़ते थे। पन्ने भरते-भरते उनके पन्ने भरते-भरते वो किताबें इतनी मोटी हो गई कि आज एक शास्त्र के रूप में जानी जाती है ना? लेकिन आज के समय में जो इतने बड़े ज्योतिष हैं, जो ऑल इंडिया में ज्योतिष फैले हुए हैं, आप देखते होंगे फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, यूट्यूब पे चैनल चलते हैं अलग-अलग। इसके अलावा आप टीवी पे भी देखते होंगे, जो राशि बताने वाले आते हैं, जो न्यूमरोलॉजी जो नंबर से न्यूमरोलॉजी वगैरह करते हैं, उससे आते हैं, टैरो कार्ड वाले आते हैं, ठीक है? कुंडली देखने वाले आते हैं, ठीक है? इनके पास तो आज के समय में कंप्यूटर है, एआई मॉडल है, कंप्यूटर में बोलते हैं ना कि वर्जन नंबर 1 से लेकर के आज जो वर्तमान में जो चल रहा है 10, 12, 13 तक का इनके पास फैसिलिटी है। उसके बावजूद भी ये कोई सरल विधि देकर के नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका व्यापार ख़त्म हो जाएगा। और हमारी पद्धति में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इतना लंबा जोड़ बाकी कुछ करने का है ही नहीं। हर एक इंसान की एक ही कुंजी होती है, एक ही ग्रह होता है। जैसे माँ-बाप सबके एक-एक होते हैं, है ना? ऐसे ग्रह भी एक ही होता है। उस ग्रह से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। जब वो ग्रह गोचर में शुभ अवस्था में होता है, शुभ स्थानों पर होता है, तो हमें हमारे जीवन में बहुत सफलता मिलती है। और जब वो ही ग्रह गोचर में पीड़ित होता है, गलत स्थानों पे चला जाता है, शत्रुओं के साथ जाके बैठ जाता है और वो कमज़ोर होता है, अपना उसका शत्रु ज़्यादा मजबूत है, और ये जो अपना ग्रह है, जो अपनी पूंजी है, पूंजी का जो ग्रह है, वो कमज़ोर अवस्था में है, तो उस समय पे वो ग्रह भी खुद पीड़ा में होता है, पीड़ित होता है, तो वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाता। तो हमसे हमेशा निर्णय गलत हो जाते हैं। जब निर्णय गलत हो जाते हैं, तो उसका जो फल होता है, वो भी हमें गलत ही मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने किसी को राय दी, है ना? उस राय से उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपनी सोच लगाई, अपना निर्णय लगाया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन हम जो दूसरे को राय दे रहे हैं, जब हम उसको खुद पे लागू करते हैं, तो हमारे निर्णय गलत होते हैं। राय हमारी सही होती है, निर्णय हमारे गलत होते हैं, जिससे कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार हमने जो चीज़ बताई उससे ही आगे बढ़ गया और वही चीज़ हमने करी तो हमें नुकसान हो गया। तो ये अक्सर ज़िंदगी में होता है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, और इस पद्धति पे आप काम करो, ये इतनी सरल है। फिर मैं आपको इसके आगे के लॉजिक बताऊँगा, क्योंकि मैं एक साथ अगर आपको सब बताऊँगा तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ धीरे-धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो ज्योतिष के बारे में सीखना चाहते हैं, हस्तरेखा के बारे में सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड के बारे में सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं। लेकिन सीखे कहाँ से? क्योंकि सीखने के कोर्स इतने महँगे होते हैं कि हर कोई आदमी उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाता। तो मैंने एक चीज़ सोची है आप सबके लिए कि हम हमारे जीवन में किसी और को उपाय बताने के इतने पैसे क्यों दें? जो चीज़ फ्री में सीखी जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान तो बाँटने से बढ़ता है, ज्ञान बाँटने से कम नहीं होता है। तो मेरा तो एक ही मानना है कि मैं सबको साथ में लेकर के चलूँ। अगर कोई चीज़ मुझे आपसे थोड़ी अच्छे से आती है और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे उसको बताने में कोई तकलीफ़ नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से ग्रहण करो,
उसके बाद में जब आपको पूरा आ जाए तो फिर आप उसमें अपना लॉजिक भी लगाओ, अपनी तरफ से भी सोचने की कोशिश करो कि ब्रह्मांड के अंदर इतने ग्रह हैं, ये ग्रह कैसे चलते हैं, कैसे इनकी गति होती है, गति कैसे कम ज़्यादा होती है, कैसे इनकी गति को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे पारस ज्योतिष के अंदर ग्रह अस्त हो जाते हैं, सूर्य के पास आ गए तो अस्त हो गए। हमारी पद्धति में कोई ग्रह अस्त होता ही नहीं। ये ज़रूर है कि पीड़ित अवस्था में हो सकता है, पीड़ित अवस्था में होगा तो उसकी गति कमज़ोर होगी, लेकिन ये नहीं कि वो बिल्कुल रुक जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जो हम उपाय करते हैं, अगर कोई ग्रह कमज़ोर है और पीड़ित है तो हमें उसका दान नहीं करना। दान शब्द अलग चीज़ होती है। जैसे बोलते हैं ना कि गाय को सफ़ेद चीज़ें खिलाओ, हरा चारा खिला दो बुध के लिए, शुक्र के लिए आपको वो करना है तो आप है ना बहते पानी के अंदर है ना नारियल प्रवाह कर दो। ये सब फालतू के उपाय हैं। इससे शरीर में कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे शरीर में भी एक सौर मंडल है, उसमें भी सारे ग्रह हैं, और हमारे जो सौर मंडल शरीर के जो आंतरिक हिस्से के अंदर है, हमें उसी से मतलब है। जो बाहर आकाश में उनसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आकाश में तो हजारों आकाश गंगाएं हैं। कौन सा बुध खराब है, कौन सा शुक्र खराब है, कौन सा शनि खराब है, उसको अपन सही नहीं कर सकते। हमें हमारे सौर मंडल को, जो हमारे शरीर के अंदर सौर मंडल है, हमें उसको सही करना। क्योंकि हमारा शरीर सही होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम आगे बढ़ पाएंगे तो हमको तरक्की मिलेगी। उस तरक्की से हमारा परिवार विकसित होगा, परिवार विकसित होगा तो समाज विकसित होगा, समाज विकसित होगा तो देश विकसित होगा, देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो हमेशा जो ग्रह कमज़ोर होता है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको खाना है। जैसे शुक्र कमज़ोर है, या शुक्र मतलब डिग्री वाइज कमज़ोर है, पीड़ित अवस्था में है, या शुक्र से रिलेटेड आपको फल में कमी आ रही है, तो आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को खाना है। जैसे आपको प्रोटीन युक्त चीज़ें खानी है, जिसमें आ गया आपका दूध, दही, मक्खन, काजू, पिस्ता, बादाम हो गया। इसके अलावा अश्वगंधा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गई, है ना। इसके अलावा आपको शिलाजीत हो गई। आपको ये सब चीज़ों को खाना है, आपको दान नहीं करना है कुछ भी। और आपका शुक्र मजबूत अवस्था में है, और आपके साथी का शुक्र कमज़ोर है, तो आपके साथी का जो शुक्र कमज़ोर है तो शुक्र से रिलेटेड उसको चीज़ खिलाओ। उसको ये नहीं कि कहते हैं ना शुक्र कमज़ोर है तो इत्र लगा लो, परफ्यूम लगा लो, खुशबू वाली चीज़ें लगा लो, अच्छे बन ठन करके रहो। ठीक है। क्योंकि शरीर अंदर से कमज़ोर होगा तो आप कितना ही सुंदर बनने की कोशिश कर लो, ठीक है, आप कमज़ोर ही रहोगे, है ना। आपका ध्यान केंद्रित ही नहीं होगा किसी दूसरी चीज़। मान लो किसी के पेट में दर्द है और उसके सामने 1 करोड़ रुपए की डील पड़ी है, तो उसका दिमाग 1 करोड़ की डील में लगेगा ही नहीं। उसका दिमाग बार बार उसके पेट में ही जाने वाला है, क्योंकि उसका दर्द बढ़ता है ना, पेट में दर्द होता है तो उसका ध्यान दर्द में ही रहेगा, जिससे उससे गलत निर्णय होगा और वो 1 करोड़ की डील भी फेल हो जाएगी, उल्टा उसको अपनी जेब से कुछ देना पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपने जो ग्रह कमज़ोर है उससे रिलेटेड चीज़ों को खाओ। जैसे किसी का बुध खराब है तो हरी दालें खा, हरा दाल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, है ना। और किसी का बृहस्पति खराब है या बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में है तो पीली दाल खाओ। पीली चने की दाल को आप रात को भिगो लो, और उसके अंदर सुबह आप प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह नींबू वगैरह डाल के खा सकते हो, ऑफिस भी ले जा सकते हो, है ना। किसी का सूर्य खराब है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको गुड़ गेहूँ खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, है ना। और गेहूँ से बने हुआ जो दलिया होता है वो खाना चाहिए, है ना। उसको भारी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे भारी भोजन होता है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज, नमकीन, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। सादा भोजन करेगा, गेहूँ के दलिया खा रहा है, उसके में छाछ डाल के ले रहा है आराम से, और उसको अपना जीवन का एक वो बना लेगा ना, एक नियम, तो उसका सूर्य अपना मजबूत हो जाएगा। किसी का मंगल खराब है तो उसको लाल चीज़ें खानी है, जैसे चुकंदर वगैरह ज़्यादा खाए, वो खून बढ़ेगा। खून प्रॉपर होगा तो शरीर की हर नसों में खून जाएगा, कहीं पे भी उसको कमी नहीं आएगी, है ना।
और खून दिमाग तक भी पूरा जाएगा, जिससे कि उसका दिमाग बिल्कुल बोलता है चुस्तीला फुर्तीला रहेगा। ठीक है। अब ऐसे केतु खराब है, राहु खराब है ना। तो केतु वाले के लिए तो ये जरूर है कि केतु खराब होता है तो उसको दिन में 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में ये नहीं है कि खुद को आपको जीरो पे लेके जाना है। ये जो बताते हैं ना कि हमें मेडिटेशन करना है और वो जीरो पे जाना चाहिए, हम कुछ ना सोचें, हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसका बोलते हैं दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए। इस ज़माने में, इस कलयुग में तो ऐसा कोई इंसान नहीं है। क्योंकि जब हम बिल्कुल शांत होने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं वो नॉर्मल से 100 गुना बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ मत सोचो कि हमें शून्य होना है, सिर्फ आपको 5 मिनट या 10 मिनट शांत होकर के बैठता है। आपके जो मन में विचार आ रहे हैं आने दो उसको, उसको उससे मतलब भागो मत आप, आने दो। वो कहाँ तक आएंगे, एक लिमिट तक आकर के वो विचार बदल जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा विचार आएगा, तो उसको आने दो। तो केतु वाले को क्या है, मेडिटेशन करना चाहिए। और राहु वाले को क्या करना चाहिए, राहु वाले जिसका बोलते हैं ना कि राहु पीड़ित होता है, उस इंसान को दिन में कम सोना चाहिए। ठीक है। कम खाना चाहिए, कि राहु की आदत होती है खाने की, मैं ये भी खा जाऊँ, वो भी खा जाऊँ, वो भी खा जाऊँ, वो भी खा जाऊँ, उसकी आदत होती है। पैसा दिख गया पैसा खा जाऊँ, किसी का सोना दिख गया सोना खा जाऊं। ये वो जिसका लेता है ना उसको वापस चुकाता ही नहीं है, जिसका राहु खराब होता है। ठीक है। तो राहु वाले को कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए। आपकी अगर 8 घंटे की नींद है तो आप 6 घंटे की नींद कर दो। आप 5 रोटी खाते हो तो आप कोशिश करो कि आप 4 रोटी खाओ। ठीक है। ये आपके मैंने 9 ग्रह कंप्लीट कर दिए। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पर्सनल डीएम करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको तुरंत जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैं आपका व्हाट्सअप देखूंगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाकी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।